हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियां में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है माता पिता के गुजरने पर तीन भाई ने एक बहन की परवरिश नहीं कर पाए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुमन अक्सर अपनी सहेलियों व दोस्तों से कहा करती थी कि मैं सारी उम्र जगजीत सिंह की गजलों, गुलजार सिंह की गजलों और गुलजार की फिल्मों के सहारे बिताऊंगी। ये दोनों कमरे में हो तो कोई अकेला नहीं हो सकता। संजय वर्मा को सुमन की बातें और अंदाज दोनों इस कदर पसंद थे कि कई बार वह उससे शादी की बात करने की सोचकर भी कह नहीं सका, क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाया था। सुमन अक्सर कैंटीन में चाय के साथ समोसे या पकौड़े खाते हुए अपने दोस्तों को अपने साथ बीती हुई सड़क छाप आशिकों की कहानियां सुनाया करती। मैं कल घर जा रही थी। दोपहर का समय था। दो लड़के बेसुरा राग अलपाते हुए बगल से गुजरे। तुम हमसे दोस्ती कर लो, ए हंसी, गलती कर लो। मैं ठीक उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहा, ठीक है, चलो दोस्ती करते हैं। मेरे इतना कहते ही वे दोनों लड़के सकपका गए और माफी मांगने लगे। सुमन ने कहा, तुम्हें क्या पड़ी थी इस तरह प्रतिक्रिया जाहिर करने की? क्या मैं सब्जी या गोबर हूँ जो प्रतिक्रिया व्यक्त ना करती? मैं उन लड़कों को छेड़खानी का वह मजा चखा दी कि याद रखते। क्या कर लेती तुम? मैं उनके आई कार्ड रखवा लेती, उनको यूनिवर्सिटी से निकलवा देती। संजय बीच में बोला, सुमन जी, आप जीवन को इतनी सख्ती से क्यों लेती हैं? क्या हुआ? किसी का मन थोड़ा आवारा हो उठा तो? नहीं, मुझे हमारा गर्दी पसंद नहीं। वह तो उन्होंने माफी मांग ली, वरना आपको तो खुद संगीत से लगाव है। हाँ, लेकिन सड़क छाप संगीत से नफरत है। सुमन को खुद पता नहीं कि इधर वह कुछ ज्यादा ही सख्त मिजाज होती जा रही है। अगर कक्षा में कोई विषय अधूरा है तो वह बुखार में भी दवा की शीशी पर्स में डालकर कक्षा में आ जाती। ऐसा लगता है जैसे इस एक प्राणी में अनेक और प्राणी आबसे हैं। असफल समाज सुधारक, अकड़ू अफसर, अड़ियल क्लर्क और अधेड़ योना। लेकिन 2 से 3 साल पहले तक ऐसा नहीं था। तब उसकी अनेक सहेलियां और कई मित्र थे। दिन में जब यूनिवर्सिटी से लौटती तो उसकी नजर अपने कंपाउंड के गुलमोहर पर पड़ती, जहां अक्सर कोई ना कोई विद्यार्थी जोड़ा पढ़ाई के बहाने प्यार करता होता। प्रकृति के हर एक पन के बीच उनकी गुलाबी गुप्तगू घंटों चलती। सुमन को अक्सर पुराने बीते दिन याद आते। कभी वह अपने 16वें तो कभी 21वें साल की यादों में डूब जाती। उसे लगता जैसे कल की ही बात थी, जब वह रिक्शा में बैठ कॉलेज जाने लगती तो उसके तीनों भाई उसे घेर लेते। एक रिक्शे के आगे पायलट बन जाता, दूसरा बगल में गार्ड और तीसरा पीछे फुटमैन। तब इस बैंक रोड पर क्या मजाक, जो कभी कोई फक्ती कसे या उसे घूरे। कॉलेज की अन्य लड़कियां जब उसे छेड़खानी के किस्से सुनाती तो उसे अचंभा होता कि क्या लड़के ऐसे भी होते हैं। कभी कभी वह शीशे में अपने आप को देखते हुए सवाल करने लगती, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मुझे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? एमएससी तक पहुँचते पहुँचे सुमन की शादी के लिए कई प्रस्ताव आ चुके थे, पर भाइयों को कोई भी लड़का अपनी बहन के काबिल नहीं लगा। एकाएक उसके पिताजी चल बसे। उसके स्थान पर उसे नौकरी मिल गई। उसके साथ ही जिंदगी की घड़ी कुछ अलग ढंग से टिक टिक करने लगी। अब वह घर की बुजुर्ग थी। उसने अपनी शादी का इरादा ताक भर रख भाइयों के भविष्य पर ध्यान दिया। उसके बाद जिंदगी में कई झटके लगे। माँ का भी निर्धन हो गया, नए मिजाज की भाभियों का घर में आगमन, फिर भतीजे भतीजियों की चेंचे पे के साथ घर में कलह। अगर यह मकान सुमन के नाम ना होता तो उसे यहाँ से कब का निकाल दिया गया होता। एकाएक करके सभी भाभियों अपने पति और सामान के साथ विदा हुई। ऊपर से यह आरोप कि ये इतना लंबा चौड़ा मकान लेकर अकेली बैठी हैं और हम किराए के घरों में पड़े हैं। सुमन किस किस से कहे कि भाई सिर्फ नाम को अलग घर में रहते हैं।
उनकी आवाजाही और दखल अंदाजी में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा था। बड़े भाई के दोनों बच्चे स्कूल के बाद सीधे उसके पास ही आते हैं। वो यहीं बैठकर होमवर्क करके वीडियो गेम खेलते और चाट कुल्फी खाने का मजा लेते। वापस जाते समय बच्चे ऐसे रोने लगते जैसे अपने घर नहीं पराए घर जा रहे हों। गर्मी की छुट्टियों में जैसे ही भाभी का इरादा माया अपने भाई के घर जाने का बनता, दोनों बच्चे तुरंत कह देते कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, बुआ के पास रह लेंगे। भाभी तुनक कर बच्चों का गाल नोचती और कहती, बुआ के यहाँ लड्डू बट रहे हैं क्या? तीनों भाभियों के तेवर इस बात पर तीखे बने रहते कि सुमन की खोज खबर रखने में भाइयों को कोई आलस नहीं होता था। छोटे भाई की शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ था। छोटी भाभी शाम को तैयार होकर अपने पति से कहती, चलो घूम आए। पति साथ चल देता, पर स्कूटर उसका सुमन के घर आकर रुक जाता। वैसे सुमन कहीं कम ही जाती आती थी, बहुत जरूरी होने पर ही कहीं जाती थी। उस दिन वह चित्रकला प्रदर्शनी देखने चली गई थी। आने में देरी हुई तो भाई नंबर 3 आपे से बाहर हो गया। तुम इतनी रात को बाहर क्यों गई? जमाना बहुत खराब है दीदी, तुम जानती नहीं। सुमन ने उसके आगे अपनी कलाई घड़ी कर दी और बोली, तू तो बेवजह डर रहा है, अभी सिर्फ 9 बजे हैं। भाई गुर्राया, नहीं, बस कह दिया 5 बजे के बाद तुम घर से निकलोगी नहीं। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बता मेरी चौकीदारी तू करेगा या तेरी चौकीदारी मैं? दीदी मजाक की बात नहीं, वारदात कभी भी हो सकती है। और फिर दीदी, आपके हाथों में मोटे मोटे 3 तोले के कड़े देखकर तो कोई भी लूट लेगा, भाभी ने कह डाला। भाई से हुई तू मैं सुमन को बिल्कुल सामान्य लग रही थी, पर उसकी बीवी की बात उसे डंक मार गई। हमारे दफ्तर में तो लड़कियां इससे भी भारी कंगन पहनकर आती हैं, सुमन ने अपनी भाभी को जवाब दिया। सुमन की कलाइयों में पड़े कंगनों का इतिहास यह था कि ये कंगन उसकी माँ की यादगार थे। माँ इन्हें हमेशा पहने रहती। उनके मरने के बाद उनका गहनों का बक्सा सुमन ने तीनों भाभियों में बांट दिया, पर माँ के हाथों में पड़े ये कंगन सुमन नहीं दे पाई। इसलिए जब तक भाभियों को ये कंगन खटकते रहते। पिताजी के मरने के बाद मझली भाभी उनकी आराम कुर्सी ले जाना चाहती थी। माँ ने टोका, नहीं बहू, यह बरामदे में रखी है तो मुझे लगता है वे बैठे हैं। मझले भाई ने जवाब दिया, इसलिए तो हम इसे कमरे में रखना चाहते हैं। माँ नहीं मानी। उस समय तो भाई चुप हो गए, पर माँ के चले जाने पर वे एक दिन आकर आराम कुर्सी ले गए। जब तक भाइयों के नए घर सामान से भर नहीं गए, वे महमूद गजनबी की तरह हर हफ्ते आते और कोई ना कोई चीज उठा ले जाते। ऐसे तजर्बों ने सुमन को तल्ख बना दिया। इसमें सबसे खराब बात यह थी कि सुमन के अंदर दूसरों की अच्छाइयाँ देखने परखने की जो कुदरती क्षमता थी वह खत्म होने लगी और वह हर वक्त आशंकाओं से घिरी रहती। वैसे भाइयों के लिए अभी भी उसका हृदय जब तब उमड़ता रहता था। भाइयों को ही फुर्सत नहीं थी। अक्सर वह शाम को सचल दस्ते की तरह आते, बहन को घर में देख अस्वस्थ हो लौट जाते। रक्षाबंधन सुमन के घर का बड़ा त्योहार था। जब सुमन छोटी थी तो हफ्तों पहले तीनों भाइयों की कलाइयों की नाप लेकर फूलों की राखियां बनाती। बड़ी होने पर ना उसके पास इतना समय था ना धीरज, फिर भी वह जयपुर की बनी कला वस्तु की राखियां लाकर फल मिठाई से थाल सजाकर भाइयों का इंतजार करती। सारा दिन आमोद प्रमोद में व्यतीत होता, लेकिन धीरे धीरे इस त्योहार का छोटा रूप सामने आने लगा। कई बार भाई भाभी व बच्चों के साथ आते, पर कई बार भाभी और बच्चे साथ ना आ पाते। सुमन यही सोचकर खुशी थी कि उसके भाई अभी भी उसे एकदम से भूले नहीं हैं। इस बार सभी भाई आए, लेकिन अलग अलग। भाई नंबर 1 ने कहा, दीदी ऑफिस में आज छुट्टी नहीं,
राखी बांधकर जल्दी से खाना खिला दो तो मेरी एक छुट्टी बच जाएगी। सुमन ने जल्दी से भाई की कलाई पर प्यार का बंधन बांधा, मुंह मीठा कराया और घर ले जाने के लिए मिठाई का डब्बा दिया। भाई उलझन में पड़ गया और बोला, इस समय तो मैं सीधा दफ्तर जाऊंगा, तू डब्बा रख ले, मैं शाम को वापसी में इसे ले जाऊंगा। भाई नंबर 2 बीवी बच्चों समेत आया। सुमन ने राखी बांधने के बाद खाना लगाने का उपक्रम किया। भाभी के माथे पर बल पड़ गए। भाई बोला, दीदी अभी इन्हें अपने घर जाकर भाइयों को राखी बांधनी है, वहीं खाना पीना होगा। सुमन ने कहा, चलो खीर तो खाते जाओ। भाभी ने यह कहकर खीर भी नहीं चखी कि आज उसका व्रत है। छोटा भाई अकेला आया और बोला, दीदी जल्दी से राखी बांध दो, मुझे वापस घर जाना है। अभी तो आए हो, ऐसी क्या जल्दी है? सुमन बोली, बिंदु को अकेले डर लगता है, पड़ोस के लोग सब बाहर गए हुए हैं, उसे भी ले आते, अकेले क्यों छोड़ आए? सुमन ने कहा, वह सुबह से नाराज है क्योंकि वह अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए देहरादून नहीं जा सकी। उसका सारा कार्यक्रम मुझे छुट्टी ना मिलने की वजह से बिगड़ गया। वैसे मैंने कल ही स्पीड पोस्ट से उसकी राखियां तो भेज दी है, पर दुख तो होता ही है। राखी बंधवाते ही भाई नंबर 3 चला गया। सुमन का मन भारी हो गया। उसे लगा शहर में ऐसा कोई नहीं जिसे वह अपना सगा कह सके। उसके ये तीनों भाई रक्षाबंधन के दिन भी ठीक से भाई नहीं बन सके। वह इस कद्र अपनी पत्नियों के गुलाम और अपने अफसरों के सेवक हैं कि बहन उनकी सूची में शामिल ही नहीं है। हक जमाने, अंकुश लगाने के सिवा और इनका उससे कोई नाता नहीं है। मेज पर 3 लिफाफे पड़े थे, मानो त्योहार के 3 चंदे हों। सुमन ने खुद आज की छुट्टी ले रखी थी। उसे अपनी छुट्टी और स्थिति दोनों काफी बेतुकी लगी। इस समय उन छोटी छोटी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। यह सोचकर कि उसके जीवन की रफ्तार में ये तीनों भाई 3 गतिरोधक थे, 3 लाल बत्तियां, 3 ताले। सुमन ने दरवाजा बंद किया और टेप रिकॉर्ड पर जगजीत सिंह की गजल सुनने लगी।